हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो भारती भवन बुक से रिलेटेड है, जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो हम लोग यहाँ पे पौधों में पोषण का लघुतरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे और साथ में हम इसमें अति लघुतरीय प्रश्न को भी देखेंगे। तो आप सभी बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए वीडियो, ताकि आपको आंसर क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ सके कि हमने क्या उत्तर लिखा और कैसे इसको लिखना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्योंकि उन लोगों के पास भी इस तरह के कंटेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए फटाफट से शेयर कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट में अति लघुतरीय प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पोषण के दो प्रमुख प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको बता देने हैं। तो इसका सही जवाब होगा पोषण के दो प्रकार, एक तो आपका स्व पोषण होता है और दूसरा का आपका परपोषण होता है। अगर ये वीडियो 10th क्लास वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में इस तरह के कंटेंट पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका सही जवाब होगा स्वपोषण होता है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि हरे पौधे किस विधि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन कौन से विधि के द्वारा बनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन को बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो 4 में कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। मुक्त का मतलब होता है बच्चों बाहर निकलना। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो वो कौन सा गैस होता है जो हम बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है हमें पौधों को भोजन के संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सही जवाब होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैस के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियां जिन छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है वह क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा वो स्टोमाटा कहलाती है, और स्टोमाटा के द्वारा ही पेड़ पौधे बाहर से यानी बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण कर लेता है और फिर से हम लोगों को ऑक्सीजन छोड़ देता है, जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में कहा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन से भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उसके बाद वो भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उसी का वो लोग सेवन करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है फफूंद या कुकुरमुत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो सही जवाब होगा ये मृतजीवी पोषण करते हैं। ये मरे हुए या मृत जीव के शरीर पर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहता है कि अमर बेल, जिसको आमतौर पे अमर लता भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो कहता है कि अमर बेल नामक पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा परजीवी पोषण पाया जाता है अमर बेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कीटहारी पौधा का एक उदाहरण दे। कीटहारी कहने का मतलब जो कीटभक्षी होते हैं, तो उनका एक उदाहरण देना है। तो इसका सही जवाब होगा घटपर्णी, एक कीटहारी पौधा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो मिट्टी में भोजन के पुनः पूर्ति में सहायक होता है। कहने का इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि वो कौन सी बैक्टीरिया या वो कौन से जीव हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिर से बना देता है या फिर से नाइट्रोजन को पूर्ति कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा राइजोबियम। ये राइजोबियम आपको ज़्यादातर जो रबी फसल होंगी उनके जड़ में पाए जाते हैं। तो ये उस वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और उसके बाद ये नाइट्रेट में बदलकर क्या कर देता है, मिट्टी में छोड़ देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 12 पे 12 में क्या कहा है कि रासायनिक उर्वरक से हम मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो हम लोग रासायनिक उर्वरकों से हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन को फिर से ला सकते हैं, पोटेशियम ला सकते हैं, फास्फोरस ला सकते हैं। तो इन सब जो तत्व हैं उनकी आपूर्ति हम लोग रासायनिक उर्वरकों से, यानी रासायनिक उर्वरक कहने का मतलब खाद से, हम लोग मिट्टी में ये सारे जो तत्व हैं उनको फिर से ला सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि जीवों में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि सभी शारीरिक अंगों एवं अंग तंत्र को स्वस्थ रखने तथा उनके कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने जैसी आवश्यकताओं के लिए जीवों में भोजन अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से हमने लघुत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण द्वारा इसको समझाना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग देख लेते हैं कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। तो वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम मृत जीवी पोषण के क्या है, उदाहरण है। तो ये जो सभी जीव हैं वो सड़े गले जीवों के शरीर पर रख करके अपना भोजन को ग्रहण करते हैं और इस कंडीशन में इन्हें मृत जीवी पोषण का नाम दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि स्वपोषण तथा परपोषण में अंतर लिखे। कहीं कहीं ये चीज को स्वपोषी और परपोषी भी लिख दिया जाता है, तो आप सभी ध्यान देंगे। तो स्वपोषण और परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट अंतर हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे। स्वपोषण में कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। वही परपोषण की बात करें तो वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसमें हरित लवक, इसमें कहने का मतलब स्वपोषण में हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जो परपोषण होता है इसमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। स्वपोषण में भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी होती है, जबकि परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी नहीं होती है। ये डायरेक्टली किसी दूसरे पेड़ या किसी अन्य जीव के शरीर पर रह करके अपना भोजन क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मृत जीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में अंतर लिखे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसका उत्तर लिख लेते हैं मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण में। तो यहाँ पे मृत जीवी पोषण क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीवों या जंतुओं के शरीर पर रह करके करते हैं। परजीवी की बात करें वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पर रखकर करता है। इसमें कहने का मतलब मृत जीवी में कुछ एंजाइमों का रिसाव होता है जो भोजन को विलयन में परिवर्तित कर देता है, जैसे कि आप फफूंद में देख सकते हैं। और इसमें परजीवी पोषण में भोजन के लिए कुछ विशेष अंग विकसित होते हैं, जैसे कि अम्रवेल में देख सकते हैं आप लोग, फित्ता कृमि, ये सभी में आप देख सकते हैं अलग अलग अंग विकसित होते हैं। तो ये हमने दो अंतर दोनों में लिख दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि एक चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सारांश देना है और वर्णन करना है। वर्णन करना कोई आवश्यक इसमें नहीं है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक फिगर लिया है और ये फिगर आपको बता दें कि एक जो फिगर है वो एक पत्ती है, हमने लिया है, पत्ती लिया पेड़ पौधे का, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें हम लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा मार्कर दूसरा कलर का, ताकि हम लोग इसको अच्छे से कर सके, ठीक है ना। तो ये पत्तियां लिए हैं और इस पत्तियां में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके का कार्य हो रहा है। जैसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, सूर्य चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। यदि सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पोजीशन में सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसके बाद हम वायुमंडल से, यानी जो वातावरण है उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, मिट्टी से इसको खनिज तत्व चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है, ये सभी चीज इनको चाहिए। साथ में ये जो पत्तियां हैं इसमें क्लोरोफिल है,
जल है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, हवा में ये छोड़ दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी क्रियाएं हो रही जो प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इतने सारे प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखें तो सबसे पहले क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में इसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है ना। थर्ड में इसे क्या चाहिए, तो जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए, ठीक है ना, जो इसे जड़ के माध्यम से मिल जाता है। फिर फोर्थ पोजीशन में जो पत्तियां होगी इनमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है ना। तो ये सारे चीज चाहिए इनको प्रकाश संश्लेषण करने में। तो उम्मीद है ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक सूत्र के माध्यम से आपको बताने हैं क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है और कौन से अभिक्रिया टूटकर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ये आपका क्या है, एक अभिक्रिया हमने यहाँ पे प्रक्रिया दिया है। एक जो आपका ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं और ये किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश, ध्यान रखेंगे, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। ध्यान रखेंगे, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। तो ये बनाता है 6C6H12O6 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कहीं कहीं इसे ग्लूकोज भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये ऑक्सीजन मुक्त करता है और साथ में कुछ जल को भी ये छोड़ देता है। तो ये सारे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही संभव है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो खोई हुई पोषक तत्व मिट्टी में है उसको फिर से लाया जा सके, इसलिए किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जैसे आप फसल उगा रहे हो तो फसल उगाते उगाते उस मिट्टी का क्या होता है, खनिज और साथ में पोषक तत्व समाप्त हो जाता है और जिसके कारण फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो किसान क्या करता है, वो उर्वरक यानी रासायनिक उर्वरक कह सकते हैं या खाद कह सकते हैं, वो उसमें छेड़ देता है जिसके कारण फिर से पोषक तत्व आ जाते हैं और फसल अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो प्राकृतिक विधि है उसके द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व को कैसे फिर से लाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर कैसे समाप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पौधे अपने मिट्टी पे उग जाते हैं या अपने खेत में उग जाते हैं तो उसके लिए खनिज, पोषक तत्व और मिट्टी जो पोषक तत्व हैं जो मिट्टी से प्राप्त करते हैं और लंबे समय तक पौधा क्या करता है, मिट्टी से अवशोषण करता है पोषक तत्व और खनिज को, जिसके कारण इनमें पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है और इस प्रक्रिया को यानी जो घट जाती है उसको पुनः पूरा करने के लिए मिट्टी में एक पोषक तत्व एक जीवाणु होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया की तरह सहायक होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में बदल करके फिर से मिट्टी में वो छोड़ देता है और जिससे खनिज या कह सकते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बरकरार हो जाती है और फिर से फसल अच्छी हो जाती है और इसलिए यहाँ पे ये प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में, यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि अब जो अगला चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सभी चैप्टर का यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, आप सभी ध्यान देंगे और उसके बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आप सभी इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह का कंटेंट आपको समय समय पे मिलते रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो और ये अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दें।